Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Namaskar and welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज ऑनलाइन आमंत्रित हैं कार्यक्रम में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार जयंता दास। जयंता, नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत। नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा नेजा। धन्यवाद विशाल। Yes, the headlines first. Equity benchmarks climb in sync with positive global cues. Sensex gains 355 points, Nifty rises 95 points. The rupee depreciates 34 paise against the US dollar and emerging Asian stocks log gains amid early projections of the US presidential election. सकारात्मक वैश्विक संकेतों से घरेलू शेयर बाजार चढ़े। सेंसेक्स में 355 अंक की वृद्धि, निफ्टी में 95 अंक की बढ़त। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ 34 पैसे कमजोर और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावी नतीजों के शुरुआती रुझानों के बीच उभरते एशियाई बाजारों में बढ़त का रुख। शुरुआत शेयर बाजारों की खबर से ही कर लेते हैं। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में आज बढ़त दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 355 अंक की वृद्धि से 0.88% ऊपर 40,616 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 95 अंक मजबूत होकर 0.80% की वृद्धि से 11,909 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में भी बढ़त देखने को मिली, लेकिन सेंसेक्स के मुकाबले ये बढ़त कम रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.43% चढ़ा और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.33% की बढ़त में रहा। Cabinet also gave its approval for signing an MOU between the Central Drugs Control Organization, CDSCO. All right, let's have a look at the Sensex first. Equity benchmarks today logged gains amid positive global cues. The BSE 30 share index Sensex gained 355 points or 0.88% to settle at 40,616. The NSE Nifty 50 index also rose 95 points or 0.80% to settle at 11,909. The broader market at BSE also climbed but underperforming the Sensex. The BSE mid-cap index rose 0.43% and the BSE small-cap index appreciated 0.33%. In the Sensex pack, shares of 20 companies climbed while 10 logged losses. Indus Inbank zoomed 4.9%, Sun Pharma jumped 4%, Reliance rebounded 3.5% and Infosys gained 3%. On the other side, HDFC lost 2%, Axis Bank declined 1.7%, while Power Grid and ICICI both 1.6%. In sectoral indices, 12 out of 19 sectors appreciated. In gainers, shares of energy sectors gained 2.7%, IT rose 1.8%. Tech and consumer durables both gained 1.6%. On the other hand, Realty extended loss by 1.9%, telecom and utilities stocks declined 0.7% and metal fell 0.6%. The overall breadth of the BSE trade was negative as 1,310 shares declined, 1,283 shares climbed and 202 remained unchanged. जी जयंता, आज अगर शेयर बाजार की बात करें तो लगभग 3 कारोबारी सत्रों के लगातार तीसरे दिन आज बाजार में तेजी रही है और सेंसेक्स में 355 अंक का उछाल आया है। तो ये जो तेजी अब हमें देखने को मिल रही है और एक तरफ उधर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के जो मतदान हुआ उसके लिए भी गिनती हो रही है वोटों की,
तो ये जो अब वहां जो राष्ट्रपति चुनाव के जो भी नतीजे आएंगे, हालांकि नतीजे आने में भी थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन ये क्या तेजी इसी तरीके से बरकरार रहेगी? देखिए, मैं मानता हूं कि बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का नतीजे सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व भर में अलग से कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे। लेकिन अगर आप मोटी तौर से देखें, इंडियन का फिगर्स अगर देखें भारतीय बाजार का, अक्टूबर का महीने का खास करके अगर एशिया बाकी बाजार के साथ तुलना करें तो हम देखेंगे करीबन $2.6 बिलियन का इनफ्लो हुआ है फॉरेन इन्वेस्टर्स का जी। तो उस हिसाब से सिर्फ यूएस इलेक्शन तक सीमित नहीं है, ओवरऑल भी कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस है फॉरेन इन्वेस्टर्स के इंडियन स्टॉक मार्केट के दौरान। और उसका प्रमुख रूप से वजह मैं समझता हूं कि कोविड में जीत तो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नंबर्स का जो वृद्धि हुए थे वो करीबन ओवरऑल नेशनल नंबर्स थोड़ा बहुत स्लो डाउन हुआ है। तो शायद वो एक वजह है जहां पे लोग सोच रहे थे शायद इकोनॉमिक रिवाइवल जो हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा लेट शुरू होगा, उसका शायद ग्रीन शूट्स थोड़ा सा पहले से आएंगे। तो एक मोटी तौर से मैं मानता हूं जिस वजह से मार्केट्स में थोड़ा बहुत आज तेजी भी बना रहा। लेकिन ये खैर अगर मैं मानता हूं कि रिजल्ट्स आपने जैसे सही कहा कि शायद कुछ दिन या कभी कभी कुछ हफ्ता भी लग सकता है। तो ऐसा स्थिति में मार्केट्स में एक अनसर्टेनिटी का प्रभाव काफी ज्यादा है इस वक्त जी। और बेशक हमारा घरेलू बाजार में वृद्धि हम देखे है, लेकिन अगले एक हफ्ता 2 हफ्ता का दौरान जब तक एक आंकड़े सही रूप से ना आए कि दिशा किस तरफ जा रहा है यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन का, और उस तरह का अनसर्टेनिटी के दौरान मार्केट में वोलाटाइल ट्रेडिंग भी हम बेशक देख सकते हैं। So, Jayanta, as you said that these results are not necessarily based on the U.S. elections. The markets will remain fragile till the results come. But can we still say that India's growth story is intact despite COVID-19 pandemic? The fact that there has been 13% jump in FDI during April to August, GST collections crossing 1 lakh crore for the first time since February this year. Are we on real strong fundamental, as they always say about our country? Well, Lalima, I think we use the word typically real strong fundamentals based on the overall status of the last 12 months. And if you take out COVID, there are some certainly good factors to ponder upon too. But I will definitely not be optimistic the way we would like to present or see India at this point of time. For two reasons. One is there is a second wave of COVID happening in Europe, yes, and that will have its effects all over the world. And I think India will also not be insulated from it. And the second reason is, unless a vaccine is introduced, we can't have a firm growth story coming back, not only in Indian economy, on overall world economy per se. Because we have to understand the fact is, COVID is there to stay for years to come. What we need to find is the cure for COVID, or at least the prevention of COVID. If that is there available, then only we can go back to the good olden days where we can work up on how the economy grows from here. जी जयंता, यहाँ बात करना चाहेंगे कि ये जो आर्थिक गतिविधियों के जो आंकड़े अब आ रहे हैं, और अभी हाल ही में जो पीएमआई के जो आंकड़े आए, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के, वो एक दशक में सबसे बेहतरीन आंकड़े सामने आए हैं। अक्टूबर में पीएमआई इंडेक्स 58.9% तक पहुंचा है। 2010 के बाद पीएमआई का ये सबसे बेहतरीन आंकड़ा बताया जा रहा है। विनिर्माण गतिविधियों में जो मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटीज हैं, वो पटरी पर लौटने के संकेत इन मजबूत पीएमआई आंकड़ों से मिलते दिख रहे हैं। लेकिन क्या अक्टूबर दिसंबर तिमाही में जीडीपी में सुधार की उम्मीद भी हम कर सकते हैं इन आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में? देखिए विशाल, पहले 2 तिमाही इस वित्तीय साल का जो जीडीपी का स्थिति था, मैं बेशक निस्संदेह के साथ कह सकता हूं कि तीसरी तिमाही में आंकड़े बेशक अच्छा होगा। वजह इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आया है, इफ नॉट ऑन ट्रैक एटलीस्ट ज्यादातर क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्टिविटी तेजी होने की वजह से ग्रोथ भी आया हुआ है, जिसका आंकड़े के तौर से अब नतीजे बताया कि पीएमआई इंडेक्स में जो फिगर्स आया हुआ है। तो जीडीपी ग्रोथ बेशक जिस लेवल में हम लोग 2 तिमाही देखें तो उससे ज्यादा ही देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ओवरऑल ग्रोथ का जो स्टेटस है पूरा वित्तीय साल का, वहां पे हम लोग नेगेटिव ग्रोथ की तरफ नजर अगर रखें नजदीक से, तो एक नेगेटिव ग्रोथ की तरफ ये हेडिंग। और ऐसा स्थिति में ये मानना है कि रिकवरी का स्पीड, इस वक्त हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ग्रोथ कितना होगा, कितना तेजी के साथ हम आंकड़े फिर से पॉजिटिव आंकड़े देख पाएंगे, लेकिन रिकवरी का जो स्पीड है उस स्पीड के ऊपर मेरे ख्याल से आज का तारीख में जो भी इकोनॉमिक नैरेटिव है वो इट शुड सराउंड दैट पर्टिकुलर नैरेटिव। इकोनॉमिक रिकवरी का स्पीड क्या होना चाहिए और उस स्पीड में कहाँ बड़ी तौर से रोड ब्लॉक आ सकते हैं।
जैसे मैंने कहा कोविड का एक रोड ब्लॉक है, दूसरा यूएस इलेक्शंस का जो अनिश्चितता है वो एक रोड ब्लॉक हो सकता है। तो इस तरह का रोड ब्लॉक बेशक आ सकता है जहां पे हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक गतिविधि में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चुनौती के भरा रास्ते हैं, और ये निर्भर करेगा किस हद तक हम अगले वित्तीय साल में जाके यानी कि 2021-2022 में जाके हम कहीं ना कहीं प्रॉपर एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ फिर से वी कम बैक टू इन लालिमा's वर्ड्स a proper good solid fundamental position where India can once again continue its journey. जी, ये चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं ब्रेक। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया। हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Well, welcome back and let's discuss our news. Let's still talk about stocks, Jayanto. When we talk about the Sensex being 40,000 plus, psychologically it sounds good, and as you said, these are kind of fragile times and there may be another wave of COVID happening. Another question which I'm keen to know is many of the investors would like to know if they were to invest today, which are the stocks which are likely to do well and where should they invest? What is your advice on that? Well, we have always refrained from giving specific stock advices, but sectorally, obviously, Lalima, I would like to say that, invest in the IT sector, which has been doing pretty well even during the COVID times, as we know. Invest in the banking sector, specifically stocks which have been outperforming over the last, 6-8 months. There are very good private banks in that sector to pick up and choose, especially if you just go by ballpark figure, the top 3 or top 4 performing banks, you can closely, invest on those sorts of sectors. But then once again, our views are focused on a medium to long-term scenario. We don't give views in terms of the next 1 month or next 2 months. Those are very short-term positions to take. And obviously, it has to be aligned with what your investment strategy and your risk appetite is. That's what I believe any investor is. There is money to make in 1 day also. There is money to make in 1 year also. It all depends. But basically, as a retail investor, which I believe most of our listeners are over here, is always a safer bet to go in for a medium-term sort of approach to your policy and align it with your appetite of risk. जी जयंता, यहाँ ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के बाद देश भर में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बढ़ी हैं और उसमें बिजली की डिमांड जो है उसमें काफी वृद्धि देखी जा रही है, तो ऐसे में एनर्जी सेक्टर में आप क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, 2-3 क्षेत्र है विशाल जहां पे मैं मानता हूं कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आता है और वहां से फिर वृद्धि होता है तो उसमें उस सेक्टर के ऊपर इमीडिएटली एक अलग ना अलग कहीं ना कहीं से एक प्रभाव पड़ता है और वो पॉजिटिव प्रभाव होता है। तो उसमें ऊर्जा का क्षेत्र एक हो गया, दूसरा होता है आपका बैंकिंग क्षेत्र, तीसरा होता है आपका ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड का जो ओवरऑल गुड्स क्षेत्र है जैसे FMCG मार्केट एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसी स्थिति में आई थिंक द स्ट्रेट आंसर इज हाँ, एनर्जी सेक्टर में बेशक रुचि वापस आना चाहिए निवेशकों का, लेकिन ये जरूर है कि एनर्जी सेक्टर में काफी सारे चैलेंजेस भी है, खास करके पेमेंट लेके चैलेंजेस है, कौन क्षेत्र में आप अलग से जाना चाहते हो वो लेके चैलेंजेस है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का पेमेंट हम सबको पता है किस तरह का वो लोग अलग अलग चैलेंजेस फेस करते हैं। तो जब आप निवेश करने जाएंगे बेशक ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखिए किस तरह का कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं, क्या वो रिन्यूएबल एनर्जी में क्षेत्र में है। एक जमाने में आज से 5 साल पहले विंड एनर्जी इंडिया में was a very popular stock option for stock investors. तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना है और किस क्षेत्र में आप जा रहे हैं। ये नहीं कि ऊर्जा क्षेत्र में कोई भी चीज में आप हाथ लगाए तो उसमें आपको कहीं न कहीं फल मिल सकता है। निवेश हमेशा करें अच्छे कंपनी को देख के, उस कंपनी का भविष्य के ऊपर खास करके क्षेत्र विशेष नजर रखें। Well, Vishal talked about energy. Let me touch upon auto. Jayanto, we see that the two-wheelers were the first to rebound among vehicles, but went flat as the pent-up demand petered off. Now with festivities around the corner, we know that the demand for consumer goods would have gone up. Do you think that after the festivities would be over, there would be some kind of a graph going down for consumer goods? Well, if you ask me specifically auto sector, Lalima, I believe both the 4-wheeler and the 2-wheeler sector
if not fall down, will at least hold on to its positions at this point of time, specifically for two reasons. One is the auto sector as a whole sector, and I'm not segregating between 2 and 4 wheelers, made some little comeback. We were expecting them to crash in a bitter manner. It didn't happen during the COVID days, although they didn't clock sales and all. We all know that. They have been cutting down on production. They have been closing factories and things like that. We also know that. But if you ask me for the next 6 months, I think they'll be holding on to the positions. There would be some rough challenges here and there. But I guess with the Diwali season and the festival season, especially the marriage season starting, and with, people expecting to have some money back into the pockets, maybe from Jan, Feb onwards, there would be some demand coming back. So obviously I believe these are the sectors, if not to watch for, they are certainly not a sector to write off at this point of time. और अब सेंसेक्स के बाद बात कर लेते हैं रुपए की। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 34 पैसे कमजोर हुआ और ये $1 के मुकाबले 74 रुपए 75 पैसे के स्तर पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.24% कम होकर 93.33 पर रहा। तो ये तो बात हुई रुपए की। जयंता, अगर यहां हम रुपए की बात करना चाहें तो पिछले 2-3 दिन से लगातार कमजोरी रुपए में देखी जा रही है डॉलर के मुकाबले, क्या संकेत देता है ये? देखिए, इस वक्त तो खास करके यूएस मार्केट का अनिश्चितता की वजह से लोग थोड़ा डॉलर को होल्ड करने का कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से हम थोड़ा एक शार्प फॉल देखे आज करीबन 30 से 34 पैसा। और मैं मानता हूँ ओवरऑल रुपया का 74 to 75 लेवल्स अगर मेंटेन भी करे जैसे लगातार करते आ रहा है, कुछ मेजर हम रुपया में स्विंग देखे नहीं है, तो स्थिति बरकरार रहेंगे। खास करके जहां पे मार्केट इस वक्त काफी स्टेबल और काफी अच्छा लेवल में, स्टेबल तो नहीं है, अच्छा लेवल्स में है। और अब बात कर लेते हैं एशियाई बाजारों की। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में कड़े मुकाबले की खबरों से दुनिया भर की वित्तीय बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच उभरते एशियाई बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज हुई। जापान का निकेई 1.7% चढ़ा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.8% की बढ़त दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.6% का उछाल आया और चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.2% की वृद्धि हुई। हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 0.2% की गिरावट रही। यूरोपीय बाजारों में कारोबार मिलाजुला और सीमित दायरे में देखा गया। लंदन के FTSE 100 में 0.1% की मामूली वृद्धि देखी गई। फ्रांस का कैक 0.2% ऊपर कारोबार करता दिखा, जबकि जर्मनी के डैक्स में 0.1% की मामूली गिरावट देखने को मिली। After Asian markets, a look at the US market now. The 3 main US stocks jumped around 2% yesterday as investors bet that one of the country's most divisive presidential races could end with a clear victory for Democratic nominee Joe Biden and a swift deal on more fiscal stimulus. The Dow Jones Industrial Average surged 2.1%. The S&P 500 climbed 1.8%, while the Nasdaq Composite Index rose 1.9%. A brief comment. How do you see the effect, as U.S. markets, we just talked about, Jen, the U.S. markets always have a ripple effect on the whole, the global markets. With the elections going on, almost so many 100 million people having voted, where do you see the markets going? Well, I guess the markets would like to watch where the election results are headed. Obviously, it's a very close contest. Yes. And the uncertainty would keep on happening unless there is an official declaration of the results. But the point is, if, the president goes to the Supreme Court to challenge the results, or even in that case, to withhold counting and things like that, I guess the volatility will be much more horrific globally in the world market than what they are right now. So these are very uncertain times if you link the global stock markets to the US election results at this point of time. Right. Before we move any further, let's take a short commercial break and we'll be back, friends. Stay tuned. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया, छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बात करेंगे मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने आज कुछ फैसले लिए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर 210 मेगावाट क्षमता की लुहरी पनबिजली परियोजना के पहले चरण के लिए 1,810 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में बताया कि हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में स्थापित की जाने वाली ये परियोजना लगभग 5 साल में चालू हो जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि परियोजना से प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 6.1 लाख टन की कमी आएगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजना सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा निर्माण, स्वामित्व, संचालन और रखरखाव आधार पर कार्यान्वित की जाएगी और इसमें केंद्र तथा राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी होगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि परियोजना के निर्माण में 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे राज्य का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को परियोजना के 40 साल के कार्यकाल के दौरान 1,140 करोड़ रुपए मूल्य की बिजली मुफ्त प्राप्त होगी। परियोजना से प्रभावित परिवारों को 10 साल तक 100 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त दी जाएगी। Cabinet also gave its approval for signing an MOU between the Central Drugs Standard Control Organization, CDSCO India, and the United Kingdom Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, UKMHRA, on cooperation in the field of medical product regulation. The Cabinet was apprised of signing of an MOU between India Institute of Astrophysics, Bengaluru, and the Instituto de Astrofísica de Canarias and the Grantican SA Spain to develop scientific and technical collaborations in astronomy field. Mr. Javadekar said the cabinet also discussed the state of the economy, which is coming back on track at a more speed than expected. He said there are many indicators which are very positive. The minister said that GST collection in October this year was more than October last year. He said despite less demand from agriculture sector and the railways, power demand increased by 12%. Mr. Javadekar also said that input purchase for manufacturing is rising. Steel and other sectors are witnessing growth, both in export and demand. Digital transactions have increased exponentially and railway freight in October has increased by 15%. He said the second quarter growth of listed companies where profits and turnover both increased and FDI has also increased. Replying to a query on the blockage in Punjab, Mr. Javadekar said in 32 places in the state there is blockage and it is happening due to the inaction of the state government. He said the law and order is a state subject and the state government should have spoken to the farmers. The minister said that the agitation was on MSP and APMC and farmers of Punjab have sold more paddy on increased MSP this year. He said last year farmers in Punjab sold 122 lakh metric tons of paddy and this year, till yesterday, they sold 158 lakh metric tons of paddy. Mr. Javadekar said it is a responsibility of the state government to clear the railway line. Now, Jayanto, 3 MOUs being signed, and while the minister is quite optimistic, you are probably cautiously optimistic. What would you have to say about the agricultural reforms which the government leashed recently? How do you view that? What effect would that have on the economy? Because rural demand has been pretty good. The tractors were being sold even during the lockdown period, and COVID seems to have had a less negative impact on the rural front than on the urban front. Well, while yes, it's a yes and no both, because no, not because the demand has not been good, no specifically because I believe that, although there may be less number of cases in the rural front, the issue is if there is economic downturn, it also gets affected in the rural areas, so you can't insulate the rural to the urban. Secondly, what I also believe is in continuation of, how the rural sector has picked up. Obviously, the farm sector and the structural announcements and the structural reforms which the government has made, they would take time to settle down in terms of the effectiveness. But there is no doubt academically it's a wonderful thing to open up your markets to make it much more middleman free and bring in those forward linkages which will directly benefit the farmer. Yes. So I am completely in support of that particular policy reform. And I do believe that, within a year or so, we will get to know the good stories. So, obviously, there is a certainly big positiveness over there. And what is your view about the various MOUs being signed in the field of telecommunications and healthcare and even in the field of astronomy? Well, specifically in telecommunications, I believe
Infrastructurally, that's a forward approach. In terms of healthcare, that's a sector which is the in sector to look forward to. And if you ask me in India what are the fastest growing sectors, the healthcare and the educational sector. And India can be at this point of time a global behemoth in these two sectors very strongly. The new education policy, for example, is one which teaches India to go ahead and achieve that particular milestone of being a global behemoth. We are also proud to say that India owns the world's most valued educational company in terms of startups. As you know, Right. Byju's is one of the most valuable company in the world as a tech company. In terms of telecom, also we have the Jios and the Airtel Bhartis and the Vodafone Idea, three of them leading the whole juggernaut charge along with BSNL over there. So yes, these sectors are sectors that would carry the mantle forward and help setting up the strong economic foundation which you spoke in initially part of the program. Right, let's take a look at the oil now. Well, oil prices today gained around 2.5% amid ongoing U.S. presidential election vote counting. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $40.80 per barrel, while WTI crude prices were around $38.70 per barrel. A brief comment on this, Jayanto, considering the fact that India's crude oil imports fell for the sixth straight month in September due to low fuel demand, of course, thanks to Corona. Yeah, so because of lack of economic activity, obviously there's been a fall in the demand. But I do believe oil not to fluctuate much, specifically, because the overall oil price levels for the next 1 year would remain at the levels they are at this point of time, and I don't see any wild fluctuations over there. So even if India's demand picks up in oil as the economic activity growth follows, I think in terms of India's exchequer, it will not be that much of concern. All right. I look at the gold now. Well, festivities around the corner and many would be interested in gold prices. Gold prices today slipped 200 rupees to 51,398 rupees per 10 grams in sync with fall in the international market. In trading at multi-commodity exchange, silver also weakened 663 rupees to 62,022 rupees per kilogram. In the international market, gold declined marginally to $1,910 and 20 cents per ounce. Silver also dropped to trade at $24.16 per ounce. Brief comment on this, Jayanto. Very brief. Well, I'm quite bullish on gold always. I mean, I was asked to comment on this last fortnight too. And I do believe gold is an investment to hold on to as an investment tool. I'm not specifically speaking of jewelry. Yeah. That's a call based on what your requirements are. But yes, gold over the next 1 year has quite a positive upward movement despite the recent lows, which they're facing from the 55,000 levels. Right. Thank you, Jayanto, for being with us. And before we end, friends, thanks for being with us. Before we end, friends, it's a reminder of the headlines again. Equity benchmarks climb in sync with positive global cues. Sensex gains 355 points. Nifty rises 95 points. Rupee depreciates 34 paise against the US dollar. And emerging Asian stocks log gains amid early projections of the US presidential election. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Vishal Sharma bidding adieu. Namaskar. नमस्कार. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.